वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 यानी 11वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 में आया सीटेट मैथ्स पेपर 2 में। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। चलिए इसमें क्या करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं। x प्लस 1/x इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसी प्रकार से 4 का भी स्क्वायर कर दीजिए। क्या बन जाएगा कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू 16 बन जाएगा। यानी हमने ही फॉर्मूला लगा दिया कि a प्लस b का जो स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हमने इसे ओपन कर लिया, खोल लिया, तो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा जी, x की स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 उधर चल गया, 16 में से 2 गया, 14 रह गया। ठीक है, उसके बाद में फिर कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके x की स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कर देंगे। या फिर वही फॉर्मूला a प्लस b का स्क्वायर टाइप लगाएंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab मतलब 2 यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 190, कितना हो जाएगा 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। ठीक है, यहाँ से दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 196 में से 2 माइनस कर देंगे। इसमें क्या बन गया, आंसर बन गया कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया 194। ये क्या बन गया, आंसर बन गया आपका 194 आंसर हो गया। ये चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 10 जनवरी 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि इफ़ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 84 देन व्हाट इज़ द 45% ऑफ द नंबर। यदि किसी संख्या का 2/3 84 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से इसको निकालेंगे। मान लिया भाई, माना जो संख्या दिखा रखी है, माना जो संख्या है वो क्या है, x है। माना संख्या क्या है, x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि संख्या का यानी x का 2/3 कर दें तो वो क्या है 84 के बराबर है। यानी x अगर आप निकालना चाहते हैं तो 84 में मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 होता है, 2 दूना 4 होता है, 42 गुना कितना बन गया 3 बन गया। x की वैल्यू 42 गुना 3 यानी ये हो जाएगा 126। तो x का आंसर निकल के आ गया 126 निकल के आ गया। अब ये कहता है उस संख्या का 45%, किसका, संख्या कौन आई 126 आई। आई मीन संख्या क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट केस में क्या है कि 126 का क्या निकाल दें 45% यानी 45/100 कर दें। 126 का 45% निकाल दें तो कितना बन जाएगा जी 5 से काट ले, 5 45 होता है, 5 दूना 10 20 हो गया, 20 हो गया। अच्छा उसके बाद में 2 से काट लेते हैं, 2 से ये कितना 10 बार कट जाएगा और 2 से ये 2 6 का 12, 2 3 6 63 बार कट गया। मतलब आंसर आ गया 63 मल्टीप्लाई बाई 9/10 कर दें। यानी 63 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो
नहीं 567 आता है, 567 बन जाएगा अपॉन 10 कर देंगे। ठीक है, 9 30 27 होता है और 9 6 54 55 56, हाँ ठीक है। तो 567 अपॉन 10 बन जाएगा और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 56.7। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा 56.7 और ये आंसर चला जाएगा बी पार्ट के साथ में। तो बी यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि ए शॉपकीपर सोल्ड टॉफीज एट ए रेट ऑफ 10 टॉफीज फॉर ₹6 एंड गेन 20%। हाउ मैनी टॉफीज वुड ही हैव गॉट फॉर ₹4? एक दुकानदार ने ₹6 में 10 टॉफ़ियों की दर से टॉफ़ियाँ बेची और उसे 20% लाभ हुआ है, यानी उसे ₹4 में कितनी टॉफ़ियाँ मिली होंगी। ये क्वेश्चन था। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ है 10 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, CTET के मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन आया था। देखिएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 100 में अगर क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 100 प्लस क्या इतना कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज जोड़ देते हैं, तो फार्मूला कॉस्ट प्राइस का बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या ₹6 में 10 टॉफ़ियों की दर से टॉफ़ियाँ बेची होंगी। सेलिंग प्राइस यहाँ पे SP जो है वो हमारा कितना है, ₹6 है। SP ₹6 और जो प्रॉफिट हुआ है उसको, वो जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है हमारे पास में 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे और नीचे क्या होगा 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो इसका मतलब ये कट गया, 6 से 6 दूना 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी इसको ₹5 का प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, CP निकल के आ गया ₹5। CP कॉस्ट प्राइस जो है ₹5 निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर 5 निकल के आ गया, ठीक है, तो ये जो ₹5 निकल के आया, ₹5 में कितनी टॉफ़ियाँ मिली होंगी, ₹5 में जो मिली टॉफ़ियाँ हैं, मिली टॉफ़ियों की संख्या कितनी है, कितनी है जी, संख्या है 10। कितनी है, 10 संख्या हो जाएगी। ₹1 मिलेगी तो 10/5 हो जाएंगी। इसी प्रकार से ₹4 में अगर मिली टॉफ़ियों की संख्या निकालना चाहते हैं, मिली टॉफ़ियों की संख्या निकालना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, संख्या बराबर हो जाएगी 10/5 मल्टीप्लाई बाई क्या इतना कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, तो 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 गुना 4 जो होता है 8 होता है। तो टॉफ़ियों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई जी। कितनी हो गई, 8 हो गई। ये चला गया C पार्ट के साथ आंसर, C बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बेल आइकन को प्रेस करने ला, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए आगे नंबर 4 क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ट्राइंगल ABC दिखा रखा है यहाँ पर, जैसे फिगर में देख रहे हैं, एक ट्राइंगल ABC आपके पास में, ये समद्विबाहु हैं जहाँ पर BA और BC बराबर हैं, यानी ये साइड BA जो है इस BC के इक्वल दिखा रखी। एंगल जो ABC है वो 40 डिग्री का, ये जो एंगल है ऊपर वाला ये ABC जो है ये 40 डिग्री का दिखा रखा है। भुजा AC को एक बिंदु D तक बढ़ाया जाता है, यानी इस AC को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है, BCD की माप निकालनी है, BCD यानी ये एंगल निकालना। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन कर दें। क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 में आया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। क्या बनेगा देखिएगा, अगर इन ट्राइंगल ABC की बात करें, जहाँ पर हमें दिखा रखा है कि AB = 2 कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसका मतलब अगर एंगल BAC की बात करें = एंगल BCA की बात करें तो ये दोनों बराबर होंगे। मान लिया ये x डिग्री के हो जाते हैं, इन दोनों एंगल को क्या मान लिया, x डिग्री का हो गया। सो क्या बन गया, तो x + x
प्लस 40 मिल के 180 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 180 बनाते हैं। इसका मतलब 2x प्लस 40 मिल के 180 डिग्री बनाएंगे। ये बन गया हमारे पास में, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 180 में से 40 माइनस हो गया, कितना बन जाता है? 140 बन जाता है, ठीक है। ये 2x बराबर 140 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 140 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 7 जा 14। इसका मतलब कितना बन गया? 70 डिग्री आ गया। यानी ये जो वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई? 70 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 70। ये भी 70 का आ गया, ये भी 70 डिग्री का। हमें चाहिए क्या? हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि एंगल BCD क्या होगा। देखो एंगल BCD क्या है? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि ये जो BCD निकलेगा ये इंटीरियर अपोजिट 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री को जोड़ के निकल आएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया? 100 कितना बन गया? 110 डिग्री बन गया। एंगल BCD की वैल्यू 110 डिग्री आ गई, 110 डिग्री आ गया। ये बन गया आपका आंसर। 110 डिग्री चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। इस प्रकार से सोल्व कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 77 सेंटीमीटर ऊंचाई तक दूध है। जब दूध को एक घनाभाकार बर्तन जिसका आधार जो है 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ठीक है, में डाल दिया जाता है तो उस बर्तन में दूध किस ऊंचाई तक आएगा? दूध जो है किस ऊंचाई तक आ जाएगा, ये हमें पूछा गया है। अगर पाई को आप 22/7 यूज करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास में इस प्रकार के सिलेंड्रिकल हमारे पास पॉट है। पहला बर्तन जो है बेलनाकार है, जो हमारा हाइट जो है वो 77 सेंटीमीटर है, रेडियस वहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है क्या बन जाता है? इट मीन्स क्यूबॉइड बन जाता है, जहाँ लेंथ और ब्रेथ एक वर्गाकार शेप में, यानी क्यूबॉइड का शेप होगा लेकिन वहाँ लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे उस समय बराबर हो जाते हों, और उसकी वैल्यू क्या है? 22 सेंटीमीटर बन जाए, ठीक है। हाइट हमें उस बर्तन की निकालनी है, किस क्यूबॉइड शेप बर्तन की। तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। अब क्योंकि बेलन का आयतन हमारे पास में, क्योंकि इसको बदला गया है, तो बेलन का आयतन और घनाभाकार बर्तन, ये जो हमें क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, ये दोनों हमारे क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या बन जाएगा जी? इट मीन्स वॉल्यूम जो सिलेंडर होगा और वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होगा, ये दोनों बराबर होंगे। यानी यहाँ पर वैल्यू है πr² की, और ये वैल्यू होगी LBH। ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर इस H को हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसके सिंबल को बदल देते हैं, इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास में सिंबल हमने इसको कैपिटल H मान लिया ऐसे ही, ठीक है। स्मॉल h की बजाय इसको हमने क्या कर दिया? इसको मान लेते हैं, कभी कैपिटल H हो जाता है, नाम थोड़ा सा बदल जाएगा सिंबल के अकॉर्डिंग। तो πr² होता है। हाँ, पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, ठीक है। रेडियस यहाँ पर दिखा रखी है 10 गुना 10 हो गया, और हाइट है यहाँ 77, ठीक है। चलिएगा, लेंथ और ब्रेथ क्या दिखा रखी है? दोनों 22 दिखा रखी है, 22, ये भी 22 दिखा रखी है। हमें निकालना है हाइट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए, इससे इसको क्या काट देंगे? 11 बार काट देंगे। क्या काट दें? 11 बार काट देंगे। तो क्या बन गया हाइट देखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 11 है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 22 मल्टीप्लाई बाई 22। तो एक 22 कट गया, 11 से 2 बार कट गया, 11 से क्या कट गया? 2 बार। 2 से काट दिया, एक इसको 5 बार कट गया, तो क्या बचा? 5 गुना 10 बचा जी। 5 गुना 10 क्या होता है? 50 होता है। तो H इजिकल टू क्या? H क्या? कैपिटल H किसको दिया? कैपिटल H बताया गया क्यूबॉइड, यानी जो बेलना जो हमारा घनाभाकार बर्तन था उसकी हाइट जो है वो कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। 50 सेंटीमीटर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ अगर मीन ऑफ कुछ नंबर दिखा रखे हैं, जैसे क्या कहता है 14, 13, 18, 16, k और k+3 इज 13 है, इनका मीन 13 है। देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ k, 8, 9, 11, 5, 10 और 6। यानी यदि आपको इसका माध्य 13 है और ये जो वैल्यू दिखा रही है इसका माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन में
पूछा गया। क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 में आया हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। पहले केस में देखो, अगर हम किसी का भी माध्य निकालते हैं, माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो भी आंकड़े दिखा रखे हैं, यानी जो भी आपको आंकड़े दिखा रखे हैं, उन आंकड़ों का आप योग कर लीजिए। क्या योग आता है निकल के आंकड़ों का, नीचे जो भी आंकड़े दिखा रखे हैं आपको, उन आंकड़ों की संख्या जो भी है, आंकड़ों की जो संख्या हमारे पास में है, उस संख्या से आप क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर प्रश्न के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले केस में 13 माध्य दिखा रखा है। अगर आंकड़ों का योग करें, पहले केस में जैसे 14 है, पहला 14 है, फिर 13 है, अगले वाला कितना है 18 दिखा रखा है, फिर आपको 16 दिया हुआ है, उसके बाद में k दिखा रखा है, और फिर k+3 दिखा रखा है। नीचे देखेंगे तो काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 टर्म्स हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो 13 एज इट इज़ प्लस इज इक्वल टू 14 13 18 16, ठीक है, और साथ में 3 भी है, तो ये बन जाएगा k और k 2k बन जाएगा, और इसका आंसर बन जाएगा 64/6, इतना बन जाएगा। अच्छा, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k + 64 जो है 13×78 78 बन जाएगा, यानी 2k की वैल्यू जो है 78 - 64 बन जाएगी, जो आपको क्या देगी, 14 देगी। इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो k का आंसर जो है 14/2 निकल के आ जाएगा, जो 7 बन जाएगा। इट मीन्स k बराबर 7 आ गया। k का आंसर कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है, k का मान अगर हम इसमें रख दें, यहाँ पे ये जो आपको अगली टर्म दिखा रखी है, यानी केस सेकंड अगर हम बात करते हैं, केस सेकंड में क्या दिया हुआ है, क्या दिखा रखा कि k दिखा रखा 8 है, 9 है, 11 है, 5 है, 10 है और 6 है। ठीक है, इसका क्या पूछा गया, इसका माध्य पूछा है। ठीक है, इसका माध्य निकालना है, केस सेकंड इस बात का है। अच्छा, माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब माध्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा k है इसकी जगह तो क्या रख देंगे, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। k के प्लेस पे क्या 7 आ जाएगी, यानी 7 + 8 प्लस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा। ये वैल्यू बन गई। और डिवाइड में क्या काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। इसको जोड़ लेते हैं, इसका एडिशन 56 हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाय 7, माध्य निकल के आ रहा है आपका, माध्य का 7 8 56 होता है, यानी माध्य निकल के आगे आपका कितना हो गया, 8। तो ये आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। 8 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी आपका राइट आंसर बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में सफ़ेद, काले तथा हरे रंग के 150 कंचे हैं। थैले में से एक कंचा यादृच्छिक रैंडमली रूप से निकाला गया है। यदि सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता 7/10 है, सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता है, और काला कंचा आने की प्रायिकता 3/25 है, तो थैले में हरे रंग के कितने कंचे हैं, ये हमसे पूछा गया था 10 जनवरी 2023 में CTET के मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन आया था। देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास में। ठीक है, थैले में सफ़ेद, काले और हरे रंग के कंचों की संख्या, यानी सफ़ेद, काले और हरे रंग के अगर कंचों की संख्या देखें तो कितनी है, वो है 150। कितनी है, 150 टोटल हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 150 है। अब ये कहता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता क्या है। कंचा आने की जो प्रायिकता है क्वेश्चन में दिखा रखी है, कितनी है, 7/10, 7/10 है। अब क्योंकि टोटल जो फेवरेबल आउटकम से 150 है, तो 150 बनाने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे क्या बन गया, 15 से मल्टीप्लाई करना है, 150 से 15 से मल्टीप्लाई करना, 15 से करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बन गया, ऊपर 105 बन गया, और नीचे क्या बन गया, 150 बन गया। ठीक है,
अब उसके बाद में काला कंचा आने की प्रायिकता क्या है? काला कंचा आने की जो प्रायिकता है, आने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास में वो कितनी है? क्वेश्चन में 3/25 दिखा रखी है। 25 छिका 150 होता है, ठीक है, 6 से कर दो, 6 तिया 18 हो गया और नीचे फिर वही 150 निकल के आ गया, ठीक है, सेम हो गया 150। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इतना हो गया। अब थैले में हरे रंग के कंचों की संख्या क्या होता है? अगर हम इस थैले की बात कर रहे हैं तो थैले में क्या हो गया? हरे रंग के अगर कंचों की संख्या निकालनी है, हमें निकालनी है कंचों की संख्या, तो क्या कर देंगे? जो टोटल 150 थे, 150 थे, उसमें से जो न्यूमरेटर बना है कौन बना? 105 बना और 18 बना। 105 और 18 को जोड़ दो, 105 और 18 को जोड़ के माइनस कर दो, तो 150 में से क्या हो गया? 8 5 13, 123 हो गया। घटा दिया हमने, क्या बच गया? 27। तो कंचों की संख्या कितनी है? 7। आंसर बन गया 27, मतलब डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में ये कहा गया है, 8वें क्वेश्चन में, एक गणित में उच्च स्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण, तर्क संगत चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता के आकलन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ठीक है, क्वेश्चन पहला आंसर दिया हुआ कि खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना चाहिए, सूत्रों, सारणियों व आकृतियों के पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, या बंद सिरे वाले प्रश्न पूछना चाहिए, या केवल मानक कलन विधि के आधार पर ही प्रश्न पूछने चाहिए। देखिएगा, आंसर हमारे पास में ए बन जाएगा, ए हमारा आंसर बन जाएगा कि भी खुले सिरे वाले प्रश्न जो है वो पूछने चाहिए। यानी गणित में उच्च स्तरीय कौशलों जैसे विश्लेषण, तर्क संगत चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता के आकलन के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न विचार पर आधारित होते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर एक या उससे अधिक रूप में दिया जा सकता है तथा ऐसे प्रश्नों का उत्तर कुछ भी हो सकता है, जबकि बंद प्रश्न यानी बंद सिरे वाले प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सकता है। इस प्रकार से इसका पहला ए पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक को कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? पहला जो आंसर है वो क्या दिया हुआ है कि यह बच्चों की गणितीय समझ का विकास करने में सहायता करती है। दूसरा आंसर है हमारे पास में, यह बच्चों के संप्रेषण के कौशल को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। तीसरा था सी पार्ट की यह बच्चों का समय उत्पादक रूप से उपयोग करने में सहायता करती है। और चौथा पार्ट था कि यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा कि एक शिक्षक की कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों की गणितीय समझ का विकास करने में सहायता करती है। साथ ही बच्चे अपने विचारों को रख सकते हैं और कक्ष भी प्रभावी होता है। इससे कक्षा कक्ष पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ए पार्ट जो है आपका राइट आंसर बन जाता है कि यह बच्चों की गणितीय समझ का विकास करने में सहायता करती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है गणित में विवेचना यानी तर्कना के निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण हैं? जैसे पहला है कि लुकिंग फॉर पैटर्न, पैटर्न को देखना, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग ए फॉर्मूला यानी एक सूत्र का उपयोग कर प्रश्न को हल कर देना, मेकिंग एंड टेस्टिंग ऑफ उसका कंजेक्वर बनाना और उसका परीक्षण करना। ठीक है, देखिएगा हमारे पास में आंसर तो इसका बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट का मतलब हमारे पास बी पार्ट में ए और सी दोनों को आंसर में रखा जाएगा। इन पैटर्न देखना और कंजेक्वर बनाना, परीक्षण करना आंसर में होगा। किस प्रकार से इसको समझेंगे? ये गणित एक ऐसा विषय है जिसका हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है। गणितीय तर्कना किसी समस्या को हल करने के लिए सही गणितीय विधियों या सूत्रों को चुनने की क्षमता गणितीय तर्कना कहलाती है। ऐसे में गणित में विवेचना तर्कना में निम्नलिखित पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे कि पैटर्न देखना हो सकता है। इसके अंतर्गत गणित में दी गई संख्याओं के क्रम का निर्धारण किया जा सकता है।
कंजेक्टर बनाना या प्रेडिक्शन करना किस बात पर आधारित करता है कि इसके अंतर्गत गणित में अनुमान लगाया जाता है। जैसे हम कहते हैं किसी भी बिंदु से गुजरते हुए बहुत से वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है, कितने भाई 2 या 3 या समथिंग। ऐसी तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है, स्पष्ट तरह से व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए ए और सी पार्ट इसके राइट आंसर बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी बी पार्ट इसका राइट आंसर बन गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृतियों के युग्म में ठीक 2 सममित रेखाएं होती हैं? 2 सममित रेखाएं किस में होती हैं जी? आयत और वर्ग की बात कर रहा है, समचतुर्भुज और पतंग की बात कर रहा है, आयत और समचतुर्भुज की बात करता है, और समचतुर्भुज और वर्ग की बात करता है, ठीक है। देखिएगा, देखो सममित रेखा की अगर बात करें तो ऐसी रेखा जो किसी आकृति को 2 समान भागों में विभाजित करती हैं सममित रेखा कहलाती हैं। आकृति ले ली आयत की, आयत के अंदर होगी 2 सममित रेखा। आकृति ले ली किसकी? वर्ग की, कितनी होगी? 4 सममित रेखा। आकृति ले ली समचतुर्भुज की, ठीक है, 2 सममित रेखा। यानी आयत और समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती हैं। यानी पार्ट नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। आयत और समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है की बात कर रहा है। नहीं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिएगा, हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आती हैं। रियल नंबर में आपके पास में आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं रियल नंबर में। अब परिमेय संख्या हमारे पास क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं कि वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल दिखा के -3/5, 4/, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, नॉट है कि सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, भिन्न जो हैं सभी भिन्न जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में प्रकट नहीं कर सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √8, पाई समथिंग, ऐसे सभी अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो इसका क्या है? बी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं पूछा गया था। तो बी पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये कथन सत्य नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यह कथन असत्य है। ये क्वेश्चन में असत्य यानी कि नॉट ट्रू पूछा गया था। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल में आ जाइएगा, ठीक है। पैडागोजी ये कुछ क्वेश्चन में डाले गए थे, इसके अंदर न्यूमेरिकल में आ जाइए। क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 में पूछा गया था कि अंडर द रूट ऑफ 0.081 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 3.24 डिवाइड बाई 0.0625 और मल्टीप्लाई 7.29 का आंसर कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.081 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 3.24 2.5 नीचे क्या दिया हुआ 0.0625 दिया हुआ और 7.29 दिया हुआ। यहाँ हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या बन गई 0.081 है, यानी ये 0.9 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये 0 पॉइंट क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही ये वैल्यू 1.8 का स्क्वायर बन जाती है। नीचे वैल्यू जो है वो आपकी 0.25 का स्क्वायर और ये जो वैल्यू है ये 2.7 का स्क्वायर बन जाएगी। इसमें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डायरेक्टली हम इसे ऐसा लिख लें, डायरेक्टली लिख लें कि 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.5
मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाई 2.7 और इन सब का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आंसर 9 पंजे 45, 0.45 मल्टीप्लाई 1.8 नीचे 0.25 मल्टीप्लाई 2.7, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 45 गुना 18 बटे 25 गुना 27 बच गया। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 × 27 बन गया। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 9 45 हो गया, 3 से 3 3 9 कट गया, 3 दूना 6/5 आंसर, या हम इसे 1.2 भी कह सकते हैं। ठीक है, 1.2 मतलब बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में ये दिखाया गया हमारे पास में कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित नहीं है, 11 की बात करता है, 11 से बात। अब 11 का ये क्वेश्चन जो है 10 जनवरी 2023 में आया हुआ। 11 का रूल क्या होता है, कैसे हम पता लगाएं 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो जो नंबर दिखा रखा हो उसमें सबसे पहले क्या करें, उसमें क्या करते हैं, इट मीन्स सम ऑफ ओड डिजिट या इवन डिजिट ले लें। सम ऑफ आपका जो ओड डिजिट है या ओड प्लेस है। ठीक है, सम ऑफ जो ओड हमारे पास में ओड प्लेस जो दिखा रखे हैं, सम ऑफ ओड प्लेस जो हमारे पास दिखा रखे हैं, सम ऑफ ओड प्लेस में से क्या कर दें, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस कर दें। अब जो आंसर मिलेगा या तो वो 0 मिले और या क्या मिले, डिविजिबल बाई 11 हो, 11 से कट जाता हो, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब दिए गए नंबर्स में देखिए यहाँ पे 2 4 6 नंबर है, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 नंबर है, यहाँ 2 4 6 1 7 नंबर है, यहाँ पर सब में 2 2 2 दिखा रखा है। सबसे पहले इसी पकड़ लो जिसमें सबसे 2 2, अकाउंटिंग देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 वैसे भी और दिखा रखे हैं। इसका मतलब यही चीज़ हमारी बन जाएगी। देखो सबसे पहले क्या है, 2 3 4 5 6 7 बार लिखा हुआ है 2 को, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 3 5 और 7 कितनी बार, 1 2 3 4। अगर हम बात करते हैं सम ऑफ ओड प्लेस की तो कितना हो गया, 2 4 6 8, तो सम ऑफ ओड प्लेस आ गया 8। अगर हम बात करते हैं सम ऑफ इवन प्लेस की तो 2 4 6 कितना बन गया, 6, 8 नहीं 2 4 6 बन गया। कितना बन गया, क्योंकि ये 2 4 6 यानी ये आएगा 3 जगह। अगर इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो वो 2 आता है। अब 2 ना तो 0 है, ना डिविजिबल बाई, ना ये डिविजिबल बाई 11 है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर जो है 7 बार जो 7 लिखा है, ये 11 से, यानी संख्या जो दिखा रखी है, संख्या कौन सी, ठीक है, ये संख्या जो है इट मीन्स 11 से विभाज्य नहीं है। इट मीन्स सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। और सभी संख्याओं को देखोगे तो सभी संख्याएं या तो सम होके उनका ओड और इवन का सम होके 0 आ जाएगा, या सम ओड और इवन का सम होके आपको 11 से कट जाएगा। ठीक, एक ही संख्या थी जो 11 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार से निकाल लेते हैं 11 के रूल को। अगर आप कहीं 11 से विभाजित का रूल आ मतलब क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 क्वेश्चन कहता है कि यदि 2x - 3 x + 4 प्लस में 2 of x - 3 और x - 1 का मल्टीप्लीकेशन है इजिकल टू बन जाए 4x² + 2x - 11, तो 2x + 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 में पूछा गया था। चलिएगा जी, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो वो 2x - 3 लिखा हुआ है और x + 4 लिखा हुआ है, प्लस में 2 दिखा रखा है
x माइनस 3 है, x माइनस 1 है, इजिकल टू में 4x की पावर 2 है और 2x है और माइनस 11 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का x में करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगा, 2 का 4 में करेंगे तो 2 चौक 8x हो जाएगा, फिर माइनस 3 का x में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस 3 गुना 4 माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे ही। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बन गया कि भाई एक्स स्क्वायर बन गया, फिर x का x 1 में करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस का 3x प्लस का 3 बन गया। ये इधर ऐसे रहने दो, 4x की पावर 2 प्लस का 2x और माइनस का 11, ये ऐसे रहेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि 2 की एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पर प्लस के 5x रह गए, इन दोनों को हमने एडजस्ट कर लिया, माइनस के 12 हो गए, प्लस कितना हो गया, अंदर अंदर देखे तो माइनस के तो 4x हैं, 2 बार से आ रहा तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस के 4 अंदर से 2 बार से माइनस के 8x हो गए, ठीक है। 2 यहाँ पर है, 3 ये रहा तो 2 दिया प्लस के 6 हो गए, इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 11 हो गया। यहाँ से देखो 2x स्क्वायर तो ये रही और 2 ये रही, कितने बन गए जी, 4x स्क्वायर बन गए, 5 ये रही और 8 ये रही, तो माइनस से कितने बन गए, 3x रह गए, माइनस के 12 प्लस के 6, माइनस के 6 रह गए। इसको भी इधर ले आते या इसको एज इट इज़ ले आते तो माइनस से कितने बन जाते, 4x स्क्वायर बन जाते, माइनस से कितने 2x बन जाते, प्लस के 11 बन जाते बराबर 0, तो ये तो कट जाता, ठीक है। -3 -2 माइनस के 5x बन जाते, और माइनस से कितने बन जाते, ये प्लस कितना बन जाता, प्लस का 5 बन जाता है, इजिकल टू 0। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि भाई 5x बराबर 5 बन गया, तो x का आंसर 5/5 यानी कि 1 आ गया, तो x का आंसर 1 आ गया, 1 बन गया x का आंसर। हमें जो फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना 2x + 3 यानी 2 गुना 1 + 3, तो 2 + 3 तो 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है। आंसर बन गया था आपका 5 यानी 5 आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 में पूछा गया था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते क्या कहता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में BD तथा CD क्रम से एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक हैं। ये जो BD है ये एंगल B का समद्विभाजक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर। ऐसे जो DC है ये एंगल C का समद्विभाजक, यानी ये दोनों एंगल आपस में, जहाँ ये कट करते हैं वो पॉइंट D है, ठीक है। ऊपर एंगल A है, ये X दिखा रखा है, ठीक है। ये X हमने, ये X जो दिखा रखा, इसमें भी क्या दिखा है कि BAC 110 है, यानी जो X हमने मान लिया इसको हमने क्या 110 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है कि ट्राइंगल जो BDC है उसमें एंगल D की माप क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखो अगर कहीं पर क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, वैसे अगर यहाँ पर ऐसा दिखा रखा हो, किसी भी क्वेश्चन में थ्योरम होती है, ये क्या थ्योरम होती है बता रहे हैं कि ये ABC है और इस एंगल बेस के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करते हैं, इस पॉइंट की बात करें, ठीक है। बेस के एंगल बाइसेक्टर ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ भी ये दोनों बराबर होंगे। ये एंगल हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है फिलहाल 110 डिग्री है। तो थ्योरम क्या है कि बेस के एंगल बाइसेक्टर जहाँ कट करते हैं उस एंगल को, यानी एंगल BDC जो होता है वो ये जो हमने दिखा रखा है, ये थ्योरम है एक्चुअल में कि 90 प्लस एंगल A/2 होता है। बेस एंगल जो होता है, यानी ये जो बेस नहीं है, जो बेस जो एंगल को कट करते हैं, समद्विभाजक जहाँ कट करते हैं उससे बनने वाला एंगल वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल का 90 प्लस A/2 होगा। उस एंगल का आधा जोड़ दें 90 में, तो ये आपका BDC के बराबर हो जाएगा। तो एंगल जो हमारे पास में BDC बन गया वो कितना बन गया, 90 में 110 डिग्री का आधा जोड़ दिया, यानी 90 में हमने 55 जोड़ दिया, यानी एंगल BDC निकाल रहे हैं। तो एंगल BDC निकल के आ गया भैया 5 हो गया, 9 और 5 हो गया 14, 145 डिग्री निकल के आ गया। 145 डिग्री जो है वो आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाएगा। 145 चला जाएगा डी पार्ट के साथ में, डी बन जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 17 क्वेश्चन में क्या कहता है, 17 क्वेश्चन ये भी CTET के 10 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है,
उस संख्या का 1/4 भाग कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन था वैसे तो ये। भाई मान लेते हैं कि मान लिया वो जो संख्या जिसकी बाद में बात की जा रही है वो x है। मान लिया संख्या x है। अब x का 1/6 करें तो 28 के आधे से 8 कम है। ये मतलब हुआ 28 का आधा मतलब 14 हो गया, यानी x/6 बराबर 14 - 8 हो गया, 14 - 8 हो गया, ये 6 होता है। तो x/6 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन गया, x का आंसर आ गया 6 × 6, यानी x की वैल्यू आ गई 36। वो संख्या क्या थी, वो संख्या 36 थी, 36 थी। आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12500 12500 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जो संख्या जोड़ने वाले हैं उसके अंकों का योग क्या होगा। चलिए क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आया 12 जनवरी 2023 में, ठीक है। 12 जनवरी 2023 में CTET के मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम यहाँ कर लेते हैं कि भाई 12500 इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इस प्रकार से। क्या बनता है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा, इस प्रकार से इसको हम यहाँ बना रहे हैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के द्वारा। कैसे बनाएंगे, चलिएगा देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पेड़ बना लिया अपने, ये पेड़ बन गया। देखो 1 1 जा क्या होता है, 1 होता है। अगला पेड़ उतार लिया 25, ठीक है। 1 और 1 को ऐड कर दिया, 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 बन गया, ठीक है। 2 में एक बार फिर चलाएंगे तो 21 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा जी, 4 बचेगा। 2 0 का पेड़ आपने फिर उतार लिया, ठीक है। उसके बाद में जो अभी अपने 1 चलाया उसको फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, 22 बन जाता है। तो इसमें 2 बार 22 दूना 44 2 बार चला सकते हैं, तो यानी कि ये 444 हो गया। लेकिन जब डिफरेंस किया माइनस करके देखा हमने तो यहाँ पर माइनस के 44 आंसर बना, यानी जो माइनस के बच गए अगर वो इसमें जुड़े हुए होते, यानी कि अगर हमें अगर हम ये देखें कि जो 12500 है इसमें 44 ऐड होता तो ये वैल्यू 12544 होती। यानी कि अगर अंडर रूट हम लेते कि 12544 का अंडर रूट लेते तो उसका आंसर सीधा सीधा 112 निकल के आता। तो संख्या क्या जोड़ी गई है, जो संख्या जोड़ी गई है वो कौन सी निकली है, 44। तो यहाँ पर क्या दिखाना हमें, संख्या के अंकों का योग निकालना है, संख्या के अंकों का योग निकालना। अंक कौन है, इकाई और दहाई में 4 और 4 हैं, तो 4 + 4 कर देंगे तो आंसर बन गया 8। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था, 8 आंसर हो गया, डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय अधिक लगेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 12 जनवरी 2023 में पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका, क्या बनेगा आंसर। देखिए व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी कि व्यक्ति द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, डिस्टेंस जो दूरी जो तय की है वो 140 किलोमीटर है, ठीक है। समय कितना लगा है, समय लगा है 3 सही 1/2 घंटा, इतने आवर्स, यानी कि 7/2 घंटे लगे।
तो चाल कैसे निकाली जाती है? चाल यानी कि स्पीड जो होता है यानी वो दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। दूरी है 140 की, समय लगा 7/2 घंटा, यानी 140 में 2 की मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड कर दें तो 7 दूना 14 20 हो गया और 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई, स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, तो हमारी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास में क्या हुआ 5 किलोमीटर की कमी कर दी गई तो नई स्पीड यानी नई चाल जो है वो क्या बन गई? नई चाल यानी कि नई स्पीड क्या बन गई? क्योंकि 40 में से क्या कर दिया हमने 5 माइनस कर दिया तो नई चाल बन गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नया समय क्या बच गया? नया समय टाइम क्या हो गया? टाइम क्या होगा? टाइम बराबर जितनी दूरी चली थी उसको उसकी चाल से यानी स्पीड से डिवाइड कर दिया। दूरी कितनी चली? 140। चाल कितनी होगी? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 चौक का कितना होता है? 140। तो 4 घंटे निकल के आ गया, 4 आवर्स निकल के आ गया। अब व्यक्ति जो है कितना समय अधिक लेता है? कितना समय जो है, समय कितना अधिक व्यक्ति द्वारा लिया गया अधिक समय जो है, तो अधिक समय कितना? व्यक्ति ने कितना अधिक समय लिया? अधिक समय कितना लिया? देखो हमारे पास निकला अभी 4 घंटा, पहले था कितना? 3 सही 1/2 यानी 7/2 घंटा। कितना हो गया? दैट इज 2 एलसीएम आ गया 8 - 7 यानी 1/2 घंटा। ठीक है, 1/2 घंटा, 1/2 को हम क्या कर दे 60 से मल्टीप्लाई कर दे, इतने मिनट में आंसर आ जाएगा। मतलब 2 से काट दे 30, तो 30 मिनट जो है वो अधिक समय लेता है। 30 मिनट का उसको अधिक समय लिया उसने, तो इसमें 30 मिनट आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? यदि एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है, एक समबाहुभुज दिखा रखा है, उसके बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 में पूछा गया था। कैसे सोल्व करेंगे जी? देखिएगा, हमें क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या निकालनी है। हमें क्या निकालनी? भुजाओं की संख्या निकालनी है। संख्या मतलब हम कह दें कि भुज n निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, समबाहुभुज जो होता है उसके कुल बाह्य कोणों की माप कितनी है? यानी जो हमारा समबाहुभुज होता है, समबाहुभुज के कितना कुल बाह्य कोणों की माप कितनी है? बाह्य कोणों की माप कितनी है उसको डिवाइड कर दें किससे? समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप के। जो समबाहुभुज बना हुआ है, समबाहुभुज के एक बाह्य कोण, जो एक बाह्य कोण है उसकी माप जो आई है उससे आप डिवाइड कर दें तो n निकला, नंबर ऑफ साइड्स निकले, संख्या निकल आएगी भुजाओं की। अब जो बहुभुज के बाह्य कोणों की माप होती है टोटल कुल जो होती है वो 360 होती है, और क्वेश्चन में एक कोण की माप दिखा रखी है 45 डिग्री। 45 × 360 होता है, नंबर ऑफ साइड 8 निकल गया अभी। ठीक है, 8 आपका राइट आंसर बन जाता है। बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ने ये कहा हमारे पास में कि एफ, ई और वी क्रम से किसी बहुफलकों के फलक, किनारों और शीर्षों की संख्याएं हैं। यानी एफ जो हमारे पास में दिखा रखा है यानी फलक को, ई एजेस को और वी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिखा रखा है? यानी यूलर का फॉर्मूला किसको फॉलो करता है? देखो, बहुफलक में फलकों की संख्या अगर f है, किनारों की संख्या e है, शीर्षों की संख्या v है, तो बहुफलक में यूलर का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है कि v - e + f = 2 होता है। ये इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि f + v - e = 2 हो गया। ये पार्ट सी में चला गया और सी आपका राइट आंसर बन जाता है कि f + v - e बराबर क्या बन गया? 2 बन गया।
ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें, एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चों को, जितने ज़्यादा साथियों को आप शेयर कर सकें इस वीडियो को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो के लिए आपके एग्ज़ाम के समय तक आपको हम एटमीन्स एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देते रहेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक सूचना और आपको दे दें, देखिए CTET CTET जुलाई 2024 हमारे चैनल में जाइए, CTET जुलाई 2024 के नाम से जितनी वीडियो पड़ी हुई हैं, फ़िलहाल अगर हम आपको बताएं तो 1 से लेके ये 11 वीडियो हो जाती हैं। जो फ़िलहाल हम वीडियो बना रहे हैं ये 11 नंबर की वीडियो है, ये 11 प्रैक्टिस सेट है हमारे पास में। इस हिसाब से हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, 30 गुना 11 कर दें तो 330 क्वेश्चन हो जाते हैं, 330 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CTET में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इन 330 क्वेश्चन को कम से कम आप एक बार तो ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें और टाइम लिमिट के हिसाब से करके देखें, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और कम से कम 30 मिनट से पहले आपको इन्हें सोल्व करना है। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट से पहले वो क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। तो अगर आप इस 30 मिनट में जितना समय बचा लेंगे वो आपके और जो पार्ट बचेंगे CTET के, CDP वगैरह जो भी और पार्ट हैं उसमें आपको वो हेल्प करेगा। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस ऐसी करें कि आप 30 मिनट से पहले इन 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें, और वह तभी कर पाएंगे जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी प्रकार से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, सभी फॉर्मूलाज आपको लर्न होंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप ये सभी चीज़ें इतने कम लिमिट समय में करना चाहते हैं तो इन 11 वीडियो को एक बार ज़रूर सोल्व कर लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले 1 से लेकर 11 तक ही हमारे चैनल में जाइए, जो वीडियो हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको टाइम लिमिट के हिसाब से बैठिए, देखेंगे कि आप 30 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, और अपनी मार्किंग में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपने कितने मार्क्स 30 मिनट में 30 क्वेश्चन में से प्राप्त कर लिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मैथ के पेपर को सोल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC में बिंदु O BC का मध्य बिंदु है। ट्रायंगल ABC में बिंदु O, यानी जो बिंदु O है ये क्या है, इस BC का मध्य बिंदु है, यानी कि ये दोनों OB बराबर OC हैं। ठीक है, OA बराबर OB है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। और एंगल OBA की वैल्यू, एंगल जिसको OBA कहा गया ये 54 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास इन दोनों के इक्वल हो जाएगी। तो आपको OCA निकालना है, यानी OCA ये निकालना है। देखिएगा क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 में पूछा गया है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं जी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कि इन ट्रायंगल ABC में क्या है, O जो है O इज क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। अगर ऐसा है तो OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है कि OA इज इक्वल टू तो OB भी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है। इसका मतलब OA बराबर OB बराबर OC हो गया, तीनों ही बराबर हो गए। तो इन ट्रायंगल OAB में क्या बन गया कि एंगल जो OAB है वो एंगल OBA के बराबर हो गया, और ये एंगल 54 डिग्री का हो गया। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल किसमें, OAC में बात करें, इस ट्रायंगल में बात करें, तो यहाँ पर भी OA इज इक्वल टू OC है। इन्हें अगर आप x मान लें, दोनों को ऐसे x मान लें, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एंगल ट्रायंगल OAB का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल जो AOC निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो क्या निकलेगा
54 प्लस 54 से निकल आएगा, जिसको हम 108 डिग्री कहेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। इस थ्योरम का यूज करते हुए हमने ऐसा कर दिया। तब हम इन ट्रायंगल OAC में दिखा देंगे कि भाई 2x प्लस 108 डिग्री मिल करके 180 बनाते हैं, तो 2x की वैल्यू 180 माइनस 108 हो जाती है, जो क्या बन जाएगी 72 बन जाएगी। x का आंसर निकाल लेंगे कि 72/2 काट देंगे 36 आ जाएगा। x का आंसर 36 डिग्री निकल के आ जाता है। आ गया? तो 36 यानी सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ये कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा? क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 में पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 24 है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10 है। हम जानते हैं किसी भी रोम्बस के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 5 रह गया और ये यहाँ से यहाँ तक 12 रह जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमें परिमाप निकालना है। तो समचतुर्भुज का यानी रोम्बस का जो परिमाप होगा, पैरामीटर ऑफ रोम्बस जो होगा वो 4 इंटू कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा। हमें साइड ही निकालना है, हमें जो है ये AB निकालनी है पहले। ये मान लिया x है, तो क्या है इन ट्रायंगल कितना AOB में देख लें क्या बन जाएगा जी कि x स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर और प्लस कितना बन जाएगा 5 स्क्वायर बन जाएगा। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, 5 का क्या होता है 25 होता है, तो इसको 169 बोल देंगे, 169 बोल देंगे, यानी 169 बन गया हमारे पास में। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन गई। एक्स हमें निकालना है, अंडर रूट 169 होता है जिसे हम 13 बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रोम्बस निकालना है, क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड बन गई 13 सेंटीमीटर की, ठीक है। इतने सेंटीमीटर दैट इज 13 चौका 52 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। 52 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन में। यहाँ पर ये बताया हुआ है एक सॉलिड जो है सिलेंड्रिकल मेटल रोड है, सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटल रोड है जिसका रेडियस जो दिखा रखा है कितना है, जिसका जो रेडियस दिखा रखा 1.2 सेंटीमीटर और लेंथ 22 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल वायर। इसको सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट किया जिसका रेडियस 2 mm है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, कितना होगा, यानी 1.2 त्रिज्या जिसकी सेंटीमीटर त्रिज्या है 1.2, लंबाई 22 सेंटीमीटर की धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 mm त्रिज्या की एक बेलनाकार तार बनाया जाता है, वायर बनाया जाता है। तो तार की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, ठीक है। तार की लंबाई क्या होगी ये क्वेश्चन में हमने से पूछा गया। अच्छा, एक बेलनाकार तार है, एक छड़ है हमारे पास में, बेलनाकार तार है, एक छड़ है। इसका मतलब ये हुआ जब सोल्व करेंगे आप इसको तो क्या होना, दोनों के जो आयतन हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो πr² h होता है। अगर आई टी और r रेडियस ऐसे रिप्रेजेंट हो रही हो तो यानी कि जो हमारे पास में कौन रोड है हमारे पास में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रोड और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रोड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। यानी जो सिलेंड्रिकल रोड है और जो सिलेंड्रिकल आपका वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, इन दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि जो हमारे पास में जो तार है, वायर है जो हमारे पास में, ठीक है, उसकी जो लंबाई है, जो तार दिखा रखा है, इसको लेट कर लेते हैं कि जो तार की जो लंबाई है
तार की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, उसे आप h सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, जो रेडियस है हमारे पास में, तार की बात कर रहे हैं हम, वायर की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, वो कितनी हो जाती है, वो 2 mm है। ठीक है, तो वो 2/10 यानी कि 1/5 सेंटीमीटर हो जाती है। ये हम तार में वायर की बात कर रहे हैं। अगर हम छड़ की बात करते हैं, नहीं रोड की बात करते हैं, तो उस समय हमारे पास में कितना होगा, रेडियस ऑफ रोड कितना हो जाएगा, जो अब कहते हैं छड़ की त्रिज्या, जो कहते हैं कि छड़ की जो त्रिज्या बन जाएगी, त्रिज्या मतलब कैपिटल R मान लेते हैं उसको, वो कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, छड़ की लंबाई अगर बात करें तो उस छड़ की जो लंबाई होगी, जिसे आप क्या कर लें, कैपिटल H का नाम दे लेंगे, तो वो कितनी हो जाती है, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया कि पाई स्मॉल r स्क्वायर h बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h के। पाई से तो पाई काट लो जी। ठीक है, अच्छा r का मतलब यहाँ पे कितना है, 1/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्मॉल h, जो फिलहाल हमें पता नहीं, निकालना है, इज इक्वल टू कैपिटल R कितना हो गया, 1.2 का स्क्वायर हो गया और कैपिटल H हो गया 22। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, h/25 इजकल टू इतना, तो h का आंसर कितना निकल आएगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 22। ठीक है, 22। ठीक है, और ये जो 25 है ये भी क्या चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। चलिए, अगर 12 की 12 मल्टीप्लाई करें तो h का आंसर 1.44 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कौन है, 22 है और कौन है, 55 दिखा रखा, 25 दिखा रखा, 22 और कितना है, 25 दिखा रखा। इसको आप हटा के नीचे 100 कर लीजिए। ठीक है, अच्छा 25 चौका 100 होता है, 4 बार कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 11 बार कट जाएगा, 2 से काटने 2 से 14, 2 दूना 4 हो गया, यानी 72 मल्टीप्लाई बाई 11 इतने सेंटीमीटर निकल के आ गया। और h मतलब स्मॉल h कितना, 72 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा, और 792 चला जाएगा बी पार्ट के साथ में, और बी बन जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन जो है 12 जनवरी 2023 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि हमारे पास में क्या है कि 5 क्यूबोइडिकल वुडन ब्लॉक्स हैं, ईच ऑफ साइड है 10 सेंटीमीटर, आर जॉइन इन ए रो, बाई जॉइनिंग दैम एंड टू एंड what will be the cost of rupees of painting the surface of the solid thus obtained at a rate of 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरों से मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया है। इस प्रकार प्राप्त ठोस की पृष्ठ को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च रुपये में कितना होगा। देखो, इस प्रकार से अगर हम फिगर को समझें तो ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5। अगर इनको पांचों को ऐसे जोड़ दिया गया, ये सभी कितने हैं, 10-10 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, 10-10 सेंटीमीटर के हैं, तो लंबाई बन गई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारी जो है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई भी हमारी वही 10 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, यही चीज़ समझानी थी। इस प्रकार से अगर इतना बन गया तो क्या बन जाएगा कि भाई इसको सोल्व कर देते हैं, तो क्या बन गया ये इस प्रकार से क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास घनाभाकार ठोस बन गया ये, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बन जाएगा जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 2 LB BH HL, ये फॉर्मूला होता है। 2 में L और B की मल्टीप्लाई, L और B यानी 50 गुना 10 कर दें, प्लस BH B 10 HB 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें, प्लस HL H हमारा 10 L 50 10 गुना 50 कर दें।
क्या बन गया जी, 2 में ये तो बन गया 500, ये बन गया 100 और ये भी बन गया 500, तो कितना बन गया जी, 1100 बन गया। यानी 2 गुना 1100, जो फिलहाल हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना आ गया, 2200 निकल के आ गया। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब अगर खर्च की बात करें तो 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो खर्च जो है क्या निकल के आ गया, रंगने का कुल खर्च, रंगने में कुल खर्च जो है किसमें, अगर इसकी रंगाई की बात कर रहे हैं कि भाई रंगने में कितना खर्च आया, तो रंगने में खर्च कितना बना, तो क्या हुआ इसमें रंगने में खर्च कैसे निकालें, क्या हो गया जी। अच्छा, ये जो आपको 2200 रुपये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है, इसको 10 पैसे से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने क्या बन गया, इट मीन्स इतने पैसे आंसर आ गया। ठीक, इसको रुपीज़ में चाहिए आपको, इसको रुपीज़ में चाहिए तो इन रुपीज़ निकालेंगे, तो 2200 इंटू 10 जो है इसको डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो ये एक एक ज़ीरो कट जाएंगे, तो आंसर रुपीज़ में आ जाएगा 220 रुपये। क्लियर, तो ये 220 रुपये बी पार्ट को चला जाता है, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया, रुपीज़ में आंसर आपका निकल के आ जाता है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि यदि क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 10, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 3 का माध्य m है और 2, 5, 3, 11 m और 10 का माध्य p है, तो m प्लस p का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए 12 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे सोल्व करेंगे। पहले केस में देख लीजिए, किसके, 10, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 3 का माध्य m है, तो यानी माध्य जो है वो क्या है, m है, तो उस समय इन सभी की जो वैल्यू यानी आंकड़े जो दिखा रखे हैं इनको जोड़ दें, 10 में 4 जोड़ दें, 5 को ऐड कर दें, 3, 2, 6, 7 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग डिवाइड बाई 8 कर दें। m का आंसर क्या निकला जी, जोड़ लीजिए इसको, 40 आ गया, 40/8 पंजे 40, यानी m का आंसर आपका 5 निकल के आ गया पहले केस में। ठीक है, अब दूसरा माध्य क्या है, दूसरा माध्य अगर p है तब आंकड़े क्या हैं, 2, 5, 3, 11 m और 10 है, m का आंसर कितना है, m का आंसर है 5, तो वहाँ हम फिलहाल अभी लिख देते हैं कि 2 + 5 + 3 + 11 + m + 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े हैं, इसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो p का आंसर क्या निकल के आ रहा है, इनको जोड़ लें 31 आ जाएगा, 31 + m/6 कर देंगे, और m अभी निकला कितने का, m निकला 5/6 कर दिया हमने, ये कितना आ गया 36/6, 6 × 36, इट मीन्स p का आंसर 6 आ गया। m का आंसर कितना निकला था 5, p का आंसर निकल गया 6। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है m + p क्या होगा। m का आंसर था 5, p का आंसर हो गया 6, और 6 और 5 होता 11, और 11 आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो b पार्ट आपका 11 जो है आंसर बन जाएगा। 26वां क्वेश्चन जो है आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, m + p का आंसर आपने निकाल दिया। क्लियर, 11 आंसर बन गया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इट मीन्स क्या है कि नंबर्स फ्रॉम 25 to 50 आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप्स, वन नंबर ऑन ईच स्लिप एंड दे आर kept in a box at randomly. A slip is drawn from the box. What will be the probability that a prime number will not appear
ऑन दिस स्लिप विल नॉट अपीयर की बात यहाँ पर देखना है कि अगर विभिन्न पर्चियाँ जो 25 से 50 तक की संख्या जिस पर लिखी हुई है, एक पर्ची एक संख्या, यानी उन्हें एक डिब्बे में रख दिया जाता है या अच्छा रैंडमली डिब्बे में से एक पर्ची जो है निकाली गई, इस पर्ची पर एक अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 12 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, न आने की प्रायिकता पता नहीं है। देखो 25 से 50 तक की कुल संख्या अगर देखें, 25 से 50 तक की अगर हम कुल संख्या की बात करते हैं, कुल संख्या कैसे निकालें, देखिएगा सबसे लास्ट है 50 में से 25 घटाओ और 1 जोड़ दो, टोटल निकल के आ जाएगा कितना, 51 में से 25 गया 26 आ गया, तो संख्या कुल होगी 26। अब क्या है कि 25 से 50 तक की क्या है, 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या मतलब इट मीन्स प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास में। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 29 होगा पहले एक प्राइम नंबर, तो एक 31 हो जाएगा, आगे देखिए तो 37 हो जाएगा 37, फिर 41, 41, फिर 43 और फिर 47, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी आ गई, 6 आ गई। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसकी, अभाज्य संख्या आने के लिए, प्रोबेबिलिटी किसकी, अभाज्य संख्या आने की क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 से 3 बार 2 से 13 बार, यानी 3/13 बन गई। अब प्रोबेबिलिटी अभाज्य संख्या न आने की, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि जब अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता, न आने की, ठीक है, अभाज्य संख्या न आने की जो है प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता अभाज्य संख्या न आने की जो प्रायिकता होगी वो इजिकल टू क्या होगी। देखो एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकली है, यानी 3/13 निकला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट थी, इट मीन्स 3/13 प्रोबेबिलिटी इवेंट थी। ये जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता है, मतलब इसको हम PE0 भी कहते हैं, इजिकल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 3/13, 13 में से 3 गया कितना बच गया, 10/13। ठीक है, इस प्रकार से 10/13 आपका 10/13 आपका अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता बन जाता है। क्लियर हुआ, तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, 10/13 इज योर राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। एग्ज़ाम नज़दीक है आपका, इसलिए हर एक नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें, हर एक वीडियो जो भी आपको अपलोड हम कर रहे हैं और हर एक वीडियो के क्वेश्चन को निकाल के ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 में पूछा गया था, पेडागोजी क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल इज ए, यानी सभी समकोण बराबर होते हैं, यह कथन एक क्या है, प्रमेय है, सर्वसम्मिका यानी आइडेंटिटीज है, एस्टिमेट यानी अनुमान है, एजम्पशन यानी अभिधारणा है। देखिएगा इट मीन्स क्या दिखा रखा है क्वेश्चन में हमारे पास में कि हाँ, क्वेश्चन में कि सभी समकोण क्या हैं, सभी समकोण बराबर हैं, होते हैं, सभी समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमारे पास में। हाँ, सभी समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये चीज़ हमें कथन जो है पूछा गया है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, ये प्रमेय है, आइडेंटिटी है, या क्या हो सकता है, इट मीन्स अनुमान है या अजम्पशन है। तो हमारे पास में कि सभी समकोण बराबर होते हैं,
यह कथन एक अभिधारणा है, यानी यह यूक्लिड की चौथी अभिधारणा है। यूक्लिड की प्राय 5 अभिधारणाएं हैं, जैसे किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर एक सरल रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, रेखाखंड खींचा जा सकता है। किसी भी सरल रेखाखंड को 2 सिरों से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी सीधी रेखाखंड को देखते हुए हम एक वृत्त खींच सकते हैं, जिससे में रेखाखंड त्रिज्या के रूप में और रेखाखंड का एक छोर वृत्त के केंद्र के रूप में होता है। चौथा था कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये क्या है, एक एज्यूम्पशन है, एक अभिधारणा है। और ये 5 ये भी था कि यदि 2 रेखाएं खींची जाती हैं तो तीसरी रेखा को एक तरह से काटती हैं तो एक ओर के आंतरिक कोणों का योग 2 समकोण से कम हो और 2 रेखाएं एक दूसरे को उस ओर प्रतिच्छेद करती हैं जहां कोणों का योग समकोण से कम होता है। तो ये यूक्लिड की जो है 5 अभिधारणाएं थी, उसमें से एक ये भी थी कि सभी समकोण बराबर होते हैं। इसका मतलब डी पार्ट एज्यूम्पशन यानी डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित की कक्षा में प्रयोग करने और अन्वेषण के अवसर प्रदान करने में कम वृद्धि, आगे डैश लगा हुआ है, के माध्यम से की जा सकती है। पहला है डिजिटल लेयरिंग गेम्स यानी आलंगिक यानी डिजिटल अधिगम खेल, या मैथ्स लैब यानी गणित प्रयोगशाला, या मैथ्स का वोकैबुलरी यानी गणित शब्दकोश, या एजुकेशनल बोर्ड गेम यानी शिक्षा संबंधी बोर्ड गेम्स। ठीक है, देखिएगा इस बार समझेंगे। देखिए, गणित की कक्षा में प्रयोग करने और अन्वेषण के अवसर प्रदान करने में कम वृद्धि यानी गणित शब्दकोश के माध्यम से की जा सकती है, जबकि अगर हम डिजिटल अधिगम खेल या गणित प्रयोगशाला या शिक्षा संबंधी बोर्ड्स गेम के द्वारा सिर्फ वृद्धि की जा सकती है। इसका मतलब इसका सी जो पार्ट है वो आपका राइट आंसर था। इट मीन्स गणित शब्दकोश के द्वारा। क्लियर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 में पूछा गया था। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है की बात कर रहा है। सत्य नहीं है कि 2 संख्याएं x और y के HCF और LCM क्रम से 28 और 84 हो सकते हैं। 2 संख्याएं x और y के HCF और LCM 1 और 105 हो सकते हैं। 2 संख्याएं x और y के HCF और LCM क्रम से 150 और 90 हो सकते हैं, या 2 संख्याएं x और y के HCF और LCM 16 और 196 हो सकते हैं। देखो, जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले ये देख लें कि जो भी हमारे पास में LCM आ रहा है वो HCF से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रूल क्या है हमारे पास में, रूल ये है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का LCM उसके HCF से सदैव विभाजित होता है। इस प्रकार HCF और LCM का गुणनखंड होता है। तो विकल्प A, B और C में दिए गए HCF और जो LCM HCF से विभाज्य हैं, जबकि D पार्ट यानी जो D पार्ट दिखा रखा है ये 196 16 से विभाज्य नहीं है, अतः D जो है सत्य कथन नहीं है। अब ये देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम इसकी पहले A पार्ट की बात करें, अब ये है या नहीं है इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। देखो, ये हमारे पास कितना है कि भाई इसका LCM है 84, ये हो गया 28, 28 से काट लो 3 बार, कट गया डिवाइड, पहला पार्ट डिवाइड हो गया जी। बी में देखा कि LCM जो है वो HCF से डिवाइड है कि नहीं है, ये होगा कितना, LCM होगा 105 और HCF होगा 1, तो ठीक है, ये तो डिवाइड हो ही गया अपने आप में। ठीक है, सी पार्ट देख लिया जी। सी पार्ट हमारे पास कितना है, LCM को डिवाइड बाई कर दें HCF से। LCM की वैल्यू कितनी 900 दिखा रखी है, HCF कितना 150 है, 15 छिका जी 6 बार कट गया जी पूरा पूरा। लेकिन अगर हम डी पार्ट में देखें, डी पार्ट का LCM देखें और हम HCF को देखें तो डी पार्ट का हमारा 196 दिखा रखा है LCM 196 और LCM 196, HCF दिखा रखा 16 दिखा रखा, 16 दिखा रखा हमारे पे। 2 से काट लिया, 2 से 8 बार काट लिया जी, 2 नम 18, 2 8 16, ठीक है, 98/8 बन गया। ठीक है, फिर 2 से 4 बार, 2 से 2 जो काट 2 नम 18, कितना आ गया 49/4 आ गया, पूरा पूरा नहीं कटा। इट मीन्स नॉट डिविजिबल, कटता नहीं है। ठीक है, इसलिए
ये जो पार्ट है नंबर डी जो है ये सत्य नहीं है, यानी डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिएगा, इसी प्रकार से दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। एक सूचना और देना चाहेंगे कि जो हमने अपने चैनल में इट मीन्स CTET CTET जुलाई 2024 इस से नाम से जो वीडियो डाली हुई हैं, आप चैनल में जाइएगा, CTET CTET जुलाई 2024 से जितने भी वीडियो हैं, वीडियो आप देखेंगे वहाँ पर 1 to 11 वीडियो हो जाएंगी। इस वीडियो को जो बना रहे हैं इसको अपलोड कर दे, 11 वीडियो हो जाएंगी और 11 वीडियो में हर एक क्वेश्चन, वीडियो में 30 क्वेश्चन है, 11 वीडियो की मल्टीप्लाई कर दें तो 330 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और 330 क्वेश्चन अगर आप पेपर से पहले कर लेते हैं तो आप जो है अपने एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। क्लियर? इस प्रकार से इन 330 क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जिस मेरे बहन भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए पैडागोजी के भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अभी लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।